हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हिंदी व्याकरण की क्लास में। मैं अंशिका चौधरी आपकी दोस्त फिर से आपके स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पढ़ लिया था वर्ण, जिसमें स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं। हम पढ़ रहे थे ना स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो है कि स्वर हमने पढ़ लिया था और उसके भेद भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आज पढ़ते हैं हम व्यंजन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन। तो हमारा टॉपिक है आज का व्यंजन। परिभाषा मैंने इसकी बता दी थी, क्या होती है बताओ, क्या परिभाषा होती है इसकी? व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? और बताया भी था, मान लो नहीं याद तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। छोटे से थे तब से हमें सर ने स्वर व्यंजन यही रटाया है, और ये तो आपको सबको पता होगा कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो चलो आज फिर से हम क्या क्या गढ़ सीख लेते हैं। भूल गए होंगे ना, काफ़ी टाइम हो गया कि हमने पढ़ा नहीं, तो फिर से स्वर तो पढ़ लिए, ए आ तो, और अब पढ़ लेते हैं क ख गढ़। ठीक है, तो आ जाओ अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? व्यंजन की परिभाषा बताई थी मैंने, वाग्यंत्र से निकलने वाली वह ध्वनि जो किसी सहारे से किसके सहारे से? स्वर के सहारे से। किसके सहारे से निकलती है? स्वर के सहारे से मुख से बाहर निकलती है। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे एक व्यंजन है क, तो इसका जब उच्चारण करते हैं, हम उच्चारित करते हैं तो बोलते हैं क। तो ए की ध्वनि जो अंत में निकलती है, ए की ध्वनि अंत में निकलती है, तो ये क्या है? स्वर है। और ये स्वर निकलने के बाद में क्या बचता है? व्यंजन। व्यंजन क्या? तो ये जो व्यंजन है वो हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। तो ये वाग्यंत्र से निकल, एक बार परिभाषा लिख लीजिए आप। वाग्यंत्र से निकलने वाली ध्वनि जो स्वर की सहायता से मुख से बाहर निकलती हैं, जो स्वर की सहायता से मुख से बाहर निकलती हैं, व्यंजन कहलाती है। ठीक है, वाग्यंत्र से निकलने वाली वह ध्वनि जो स्वर की सहायता से मुख से बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। जैसे क्या, अभी मैंने उदाहरण लिया है ना, तो इसको जब हमें स्वर रहित करते हैं ना, तो देख लीजिए कै ए जो निकल रहा है वो क्या है? स्वर। और ये जो कै है वो क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से मुख से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी परिभाषा हो गई है। अब इसके आगे हम व्यंजन कौन कौन से हैं ये बताइए। स्वर में हमने पढ़ लिया, स्वरों की संख्या कितनी थी? 11। ठीक है, अभी हम कुल वर्ण कितने हैं ये भी पढ़ने वाले हैं। अभी धीरे धीरे हम जानते हुए जाएंगे, एक साथ हम नहीं पहुंचेंगे कि इतने वर्ण हैं। ठीक है, कितने वर्ण हैं और क्यों हैं ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कितने स्वर कितने होते हैं? 11। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बताइए, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पढ़ते हुए आए हैं ना, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बताइए। व्यंजन की संख्या होती है 33। 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये देखिए, क, ख,
मैंने कहा था ना अभी कि हमें क ख ग घ सीखने वाले हैं फिर से। कईयों को तो भूल भी जाते हैं कहाँ से क्या आ रहा, इससे आगे क्या आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़े ही बचपन में थे, फिर भूल जाते हैं क्योंकि इसके बाद में हमने कभी पढ़े नहीं, है ना। आज पढ़ लेते हैं ख ख ग घ ड़। इसमें इन ये जो अड़ लिखा है ना, अड़, इसका ध्यान रखना इस बात का। म ये जो हैं 5 वर्ग हैं हमारे, कितने 5 वर्ग हैं, क च ट त और प। ध्यान रखना ये सभी जो हैं स्वर रहित हैं, मैंने सबके हलंत लगा रखा है, तो ये क्या है, स्वर रहित हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये 5 वर्ग हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 5 वर्ग हैं, जिनमें कितने अक्षर हैं, 5 हैं, ठीक है। कितने हैं, 5 है। और ये जो वाले हैं अंतिम 5 अक्षर, जिन्हें पंचमाक्षर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पंचमाक्षर या पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण, ठीक है। अनुनासिक वर्ण भी इनको बोला जाता है। तो ये जो पंचमाक्षर हैं ये कितने हैं, 5, और इनको कैसे लेकर के प वर्ग तक के जो वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं देख लीजिए, कितने हैं, 25 हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बोला ना कैसे लेकर के प वर्ग, तो इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से या स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इसके बाद में अगले वर्ण हैं य र ल व श श च है, ठीक है, श है। अब जो ये र ल व है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है, अंतस्थ व्यंजन के नाम से। किस नाम से, अंतस्थ व्यंजन के नाम से। और जो श और है, इनको किस नाम से जाना जाता है, ऊष्म व्यंजन के नाम से। किस नाम से, ऊष्म व्यंजन के नाम से। इनका नाम ध्यान रखना। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। जो कैसे लेकर के प वर्ग तक जो 5 वर्ण हैं इनके, वो किस नाम से जाने जाते हैं, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के। स्पर्श, ठीक है, स्पर्श मानी छूना, स्पर्श, इसकी परिभाषा आगे बताऊंगी मैं इसका, ठीक है। तो अभी क्या है, ये इनका नाम क्या है, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। और यह र ल व है, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। श है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इनका क्या नाम है, ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद में मैंने अभी कितने बताए थे, 33 वर्णों की, इस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। 25 और 4 कौन से हो गए, ऊष्म अंतस्थ व्यंजन, और 4 कौन से हो गए, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। 33 हो चुका है। इसके अलावा अब आप बोलोगे कि मैम जो क्ष त्र ज्ञ ये जो हैं वो वर्ण में काउंट क्यों नहीं किए, वो इनमें काउंट नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनको संयुक्त अक्षर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। किस नाम से, संयुक्त व्यंजन के नाम से। एक बार चलो आगे बढ़ जाते हैं हम इस एक बार। संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, ट, ज और श। ये जो हैं संयुक्त व्यंजन है, इनको किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी बना हुआ है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो 4। कितनी है? 4, ये प्रश्न है। और दूसरा ही प्रश्न है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र, ग और श, ये तो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब इनके जो विच्छेद हैं वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके से इसके विच्छेद होते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, क्ष, इसका व्यंजन जो विच्छेद है वो कैसे होता है? क, श और ए। इस बात का आप ध्यान रखें, क स्वर रहित है, स स्वर रहित और ए स्वर है जो अलग कर दिया गया है। ठीक है, इसमें इसको हलंत कर दिया गया है श को, तो ये जो है आधा हो गया है, स्वर रहित हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगला है त्र, त, र, ए, त, र, ए। ठीक है, इसके बाद में है ग। अब जो ग है, सॉरी मैं भी उच्चारण इसका गलत कर रही हूँ, जय, इसको बोलने में क्या बोलते हैं? जय। इसका उच्चारण हम ग शुरू से यही करते आ रहे हैं, मैंने भी यही किया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो है इसका उच्चारण हम गलत करते हैं। इसका उच्चारण क्या होगा? जय। ठीक है, इसका उच्चारण जय किससे मिलकर के बना हुआ है? जय, न और ऐसे मिलकर के बना हुआ है। त्र किसे? त, र, ए। और जय किसे बना हो? जय किसे बना हुआ? जय, न, ए। ठीक है, तो आप इसके उच्चारण का भी ध्यान दें, और ये किससे मिलकर के बने हुए हैं ये वर्ण, ये भी मिलकर इसका ध्यान दें। इसके बाद में है श्र। ठीक है, तो ये मिलकर के बना हुआ है श, र और ऐसे। ठीक है, किसे? श, र और ऐसे मिलकर के बना हुआ है। ये जो है वो क्या है? 4 संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, इस तरीके से कितने व्यंजन हो गए हमारे? बताओ कितने हो गए? 33। बताइए, 33 4 कितने हो गए? 37 ना। तो 37 व्यंजन इस तरीके से हो गए हैं। और मूल वर्णों की संख्या या साधारण वर्णों की संख्या जो कितनी होगी हमारी? 33। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ण और हैं जिन्हें हम विदेशी वर्ण, जो विदेश से बाद में बने हुए हैं या विदेशी वर्ण भी उन्हें बोलते हैं। तो उन जो वो वर्ण कौन से हैं? देखिए, ड और ढ, ड और ढ, इनके जो ये बिंदु है ना, ये बिंदु किस कहाँ कहाँ लगती है? अभी हमने देखा, देखो मैंने यहाँ पर लगाई है ना, तो यहाँ इसके आगे लगाई है, यहाँ नीचे लगाई है, देख रहे हैं ना आप? तो ये बिंदु यहाँ पर व्यंजन के ऊपर लगी हुई है। तो इन बिंदुओं का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है पता है ना सबको? आज तक बहुत सारी शब्द ऐसे हमने प्रयोग में लिए हैं जिनके कहीं ऊपर लगती है, कहीं जैसे इसके साइड में लगती है, मतलब आगे की तरफ लगती है, इनके वर्णों के नीचे लगती है। इन वर्णों का नाम क्या है अभी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं। ये लाइन कौन सी है? सिरोरेखा लाइन। सिरोरेखा, इस लाइन को क्या बोला जाता है? सिरोरेखा बोला जाता है। और ये जो है ये क्या है? खड़ी पाई। कौन सी है? खड़ी पाई। अभी इधर देखिए, अभी मैंने बताया कि एक तो यहाँ पर खड़ी पाई के नीचे, खड़ी पाई या कोई भी व्यंजन है खड़ी पाई वाला नहीं हो तो उसके नीचे लगी हुई होती है, एक ऊपर और एक इधर भी लगी हुई है सामने की तरफ भी। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या है? क्या अंतर है और ये कहाँ कहाँ क्यों लगाई जाती है? अब देखिए, एक तो लगती है ऊपर की तरफ। कहाँ लगती है? ऊपर की, जिसे अनुस्वार
के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अनुस्वार के। ये जो है वो आधा न जो है उसका उच्चारण देती है, ठीक है। इसके बाद में जो आगे की तरफ लगती है ना, ठीक है, आगे की तरफ जैसे जैसे डे में लगी हुई है, देखो, ठीक है ना, आगे की तरफ लगी हुई है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पंचमाक्षर के नाम से। बताया ना मैंने, 5वें अक्षर पे लगी हुई है। पंचमाक्षर जो है वो बिंदु है, ये 5वें अक्षर पे लगी है वो वाली। एक नीचे जो अभी मैंने डे और ढे की बताई थी, ठीक है, वो जो नीचे लगती है उसको किस नाम से? वो ताड़नजात वर्णों के लगती है। उन वर्णों का नाम क्या है? ताड़नजात। और भी इनके अधिक नाम है, वो जो है ताड़नजात वर्णों के लगती है। इसके अलावा इधर की तरफ लगती है, वो किस वर्णों के लगती है? नुक्ता चिन्ह बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? नुक्ता चिन्ह बोला जाता है। और ये जो है नुक्ता चिन्ह अरबी और फारसी जो वर्ण है इनके लगती है। इस तरफ पीछे की साइड में किनके लगती है? जो वर्ण लिखते हैं या व्यंजन लिखते हैं उसके आगे की तरफ जो लगती है वो तो पंचमाक्षर की तरफ हो जाती है, और पीछे की तरफ लगती है वो नुक्ता चिन्ह बोला जाता है। नीचे की तरफ लिखती है वो ताड़नजात, उपक्षिप्त, फेंका हुआ वर्ण या द्विगुण, इन नामों से जाना जाता है। जबकि ऊपर जो बिंदु लगती है वो अनुस्वार के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस बात का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ण के ऊपर या नीचे किस तरफ जो बिंदु लग रही है वो कौन सी है, ठीक है ना। अब जो वर्ण आ रहे हैं मैंने अभी बताया डे और ढे, इन वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? ताड़नजात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ताड़नजात। ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि ताड़नजात वर्ण कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। इनको विदेशी वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और इनका अन्य नाम क्या है? ताड़नजात, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, उत्क्षिप्त, ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन, फेंका हुआ वर्ण, फेंका हुआ वर्ण, या द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है डे और ढे, जो डे और ढे, अब इनमें अंतर क्या है? इनमें जो है ये बिंदु है या नुक्ता चिन्ह है वो नहीं लगता, जबकि ताड़नजात जो चिन्ह है वो नहीं लगता, और इनके जो है ताड़नजात वर्ण वो बिंदु लगती है, ठीक है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? ताड़नजात, उत्क्षिप्त, फेंका हुआ वर्ण और द्विगुण के नाम से जाना जाता है। अब इनमें और इनमें उच्चारण करने में क्या फर्क है? इनको डे और ढे बोल दिया जाता है, जबकि इन पे जो वर्ण है इन पे जोर दे करके उच्चारित किया जाता है, जैसे कि डे, ढे। जो हम बोलते हैं ना, तो बगल से हमारी हवा है स्पर्श करती हुई तेजी से निकलती है, ठीक है, जबकि इनका उच्चारण धीरे किया जाता है। और इनका उच्चारण आप करके देख सकते हैं, डे और ढे, जबकि उनका उच्चारण करेंगे डे और ढे, ठीक है, डे और ढे। इनका उच्चारण जो है करेंगे तो हवा जो है तेजी से बाहर की ओर निकलेगी। अब जो है आपने इधर भी बिंदु लगाई हुई देखी थी, तो वो कौन से वर्ण हैं? नुक्ता चिन्ह वाले वर्ण कौन से हैं? तो जो क, ख, ग, ज और फ, ये जो वर्ण हैं उधर भी हैं, आपको पता है, इसमें भी हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो नुक्ता चिन्ह लगता है इस तरफ, नुक्ता चिन्ह कहाँ लगता है? इस तरफ। अभी मैंने बताया है कि नुक्ता चिन्ह कहाँ लगता है? इस तरफ। क, ख, ये नीचे की तरफ हो गया, ख, ग, ज, फ। अब इनका उच्चारण करेंगे ना तो उनका तो कैसे करेंगे? क, ग, ज, फ, ठीक है। लेकिन इनका उच्चारण करेंगे ना क, ग, ज, फ। ये जो वर्ण है अरबी और फारसी भाषा के वर्ण हैं, अरबी और
फारसी भाषा के वर्ण हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? 5। किसके अनुसार इनकी संख्या? मैं अभी 5 बता रही हूं लेकिन आगे जाकर के बदल जाएंगे, क्यों वो भी देख लीजिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद साहित्यकार हैं, राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद के अनुसार अरबी और फारसी के जो वर्ण है नुक्ता चिन्ह, ये इनके वर्णों की संख्या कितनी है? 5। क, ग, ज, फ। इनकी वर्णों की संख्या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार कितनी है? 5। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार इसकी संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3 ही लिए गए हैं विदेशी वर्ण जो है, इसमें से 3 ही लिए गए हैं। वो कौन से हैं बताइए? कौन कौन से हैं बताइए? इसमें से कौन कौन से वर्ण लिए गए हैं? इनकी संख्या जुड़ेगी भी आगे, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितनी है? चलो देख लो। क और ग को छोड़ करके ख, ज और फ, मैंने यहां पर निशान भी कर दिया था पहले से ही, ध्यान रखना। क और ग को छोड़ करके ख, ज, फ, इन 3 ही वर्णों को क्या बोला है? एनसीईआरटी के अनुसार। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार ये जो 3 वर्ण हैं, इनको अरबी फारसी भाषा के 3 वर्ण है ख, ज, फ, इनको जो विदेशी वर्ण माना गया है, ठीक है। और सितारे हिंद के अनुसार कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं संयुक्त अक्षर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ताड़नजात वर्णों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में अगले अब वर्णों की परिभाषा प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, वर्णों के प्रकार बोल रही हूं मैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार सबसे पहले है अध्ययन के अनुसार। अध्ययन हेतु। अध्ययन हेतु जो हमने अभी पढ़े हैं ना, जैसे पहला कौन सा हो गया है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अध्ययन के अनुसार हम इसके 3 भेद देखते हैं। तो पहला कौन सा हो गया है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है जो क्या करती है, इसके पास कोई प्रतिक्रिया होती है ना, जो जिह्वा है हमारी वो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए हम उच्चारण करेंगे। जैसे हम बोलते हैं क, ख, ग, ग, ड़। तो अब जब हम उच्चारण कर रहे हैं ना, तो हमारी जीभ जो है वो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है, कहीं ऊपर कर रही है, कहीं नीचे, कहीं साइड में, कहीं भी कर रही है। जो हमारी जिह्वा है ना वो कोई प्रतिक्रिया कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो वो वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के बारे में लिखो। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है।
जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। कहीं ना कहीं का मतलब ये नहीं है कि बाहर भी करेगी, यहाँ पर घुटन, यहाँ पर भी करेगी, यहाँ पर भी करेगी, ऐसा नहीं है। मुख में अंदर की तरफ कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। जैसे कै ख ग, तो आपकी स्पर्श कर रही है ना जीभ। तो ये वर्ण कौन से कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं या 25 व्यंजन होते हैं, जो कि कै से लेकर के पै वर्ग तक के पंचमाक्षर, कैसे लेकर के पै वर्ग तक सारे जो पंचमाक्षर हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। वो कौन सा है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, जिसको कै उससे लेकर के पै वर्ग तक के, वर्ग नाम से ही पता चल रहा है कैसे पै वर्ग तक के जो वर्ण व्यंजन शामिल हैं वो कौन से हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। अब दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, ये जो अंतस्थ व्यंजन है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं ना, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा की है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जैसे अब उच्चारित करके देखो, य, र, ल, व, इनका जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा की जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं हम? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना? लिख लीजिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जिह्वा की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन अभी हमने पढ़ा है, कौन कौन से हैं बताओ? य, र, ल, व, ये जो चार हैं वो कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनमें से दो वर्ण है ना, अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत सी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगर किसी को पता है तो बता दीजिए, वरना मैं बता रही हूँ। ये और वह, ये और वह जो है ये अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये और वह, ध्यान रखना, अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। जबकि इनको एक नाम और संघर्षहीन के नाम से भी हम पढ़ेंगे। जब अगला भेद पढ़ेंगे ना, आगे वाले भेद, उनमें संघर्षहीन भी इनका नाम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब अगला आता है अंतस्थ व्यंजन, हमने पढ़ लिया। ऊष्म व्यंजन, कौन सा? ऊष्म व्यंजन। तीसरा जो भेद है वो कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? वे वर्ण जिनका उच्चारण करेंगे ना तो जिह्वा जो है हमारी वो मुख के पास तो, किसी हिस्से के पास तो चली जाएगी, लेकिन स्पर्श किए बिना ही वापस निकल जाएगी। जैसे कई भी वर्ण हैं, अंतिम वर्ण जो कौन से है उसमें व्यंजन कौन से है? स, श, श है। अब इनका उच्चारण करते हैं ना तो हमारी जिह्वा जो है वो मुख के पास तो चली जाती है, मुख के अंदर वाले हिस्सों के पास तो चली जाती है, लेकिन जो स्पर्श किए बिना ही बाहर निकल जाती है, उनको क्या बोला जाता है? कौन से वर्ण कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुखावयव के
पास तो चली जाती है लेकिन स्पर्श नहीं करती। मुखावयव, मुख धन अवयव, ठीक है, अवयव मानी अंग, ठीक है, मुख के अंग, मुखावयव के अंग जो हैं उनके पास तो चली जाती है लेकिन वो जो क्या है स्पर्श नहीं करती। कौन कौन से हैं उसमें व्यंजन? अभी हमने पढ़े हैं श, श, से और है, ये जो चार हैं वो कौन से हैं उसमें व्यंजन, ठीक है। उसमें व्यंजन में क्या होता है, मुख्य अवयव के पास तो चली जाती है लेकिन स्पर्श किए बिना ही निकल जाती है। अब इसके बाद में है अगला भेद, ठीक है। अगला भेद है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। दूसरा भेद हो गया है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, ठीक है। इसके बाद में जो है कौन सा है, सबसे पहला भेद है, कौन सा भेद है? सबसे पहला है कंपन के आधार पर। कितने भेद होते हैं? दो। नाद या कंपन के आधार पर, नाद का अर्थ भी कंपन करना ही होता है। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। अघोष या सघोष, घोष का मतलब होता है कंपन करना। जैसे कई वर्ण हैं जिनका उच्चारण जब करते हैं ना हम, तो हमारी जीभ जो है कंपन करती है, ठीक है, कंपन करते हुए वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंपन के आधार पर जो वर्ण के भेद हैं वो कितने हैं? दो। कौन कौन से? अघोष और सघोष। कितने होते हैं? अघोष और सघोष। अघोष, वैसे अ का जब हम अलग से या स्वतंत्र उच्चारण करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब किसी शब्द के सामने ये लग जाता है तो इसका अर्थ नहीं से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? नहीं से लिया जाता है। घोष मानी कंपन। जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनमें कंपन नहीं होता, तो वे वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। लिख लो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता, वे कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। और दूसरा कौन सा है? सघोष। स का अर्थ किससे लिया जाता है? सहित से। किससे लिया जाता है? सहित, कंपन सहित। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है? जिह्वा कंपन करती है, उसे वो कौन से होते हैं? सहित। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन होता है, वो कौन से होते हैं? सघोष वर्ण, ठीक है। कौन से होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। अब सघोष और अघोष वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग का, जैसे अभी वर्ग पढ़े थे ना, कैसे लेकर के पै वर्ग तक, ठीक है ना, कैसे लेकर के पै वर्ग तक पढ़े थे ना हमने। उनमें देखिए कैसे लेकर के पै वर्ग तक के जो वर्ण हैं, कैसे लेकर के पै वर्ग के वर्ण हैं, उनके पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा जो वर्ण है वे वर्ण किस में शामिल होते हैं? अघोष में, ठीक है। अघोष में जो है
पहला सभी वर्णों का, जैसे कैसे लेकर के पै तक कौन से वर्ण हो गए, पहला, दूसरा, ख, कै, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, पै और फै, ये जो वर्ण हैं वो किस में शामिल हो गए, ए घोष में। ठीक है, इसके अलावा उसमें व्यंजन है ना, से, श, श, उसमें व्यंजन, श, 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 ये जो हैं वो भी किस में शामिल होते हैं, ए घोष में। ध्यान रखना, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि ए घोष में कौन से वर्ण शामिल होते हैं, और अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो आप इनमें कंफ्यूज ना होए। जो है वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, इसके अलावा उष्म व्यंजन जो हैं वो किस में शामिल होते हैं, ए घोष में। और स घोष में कौन से शामिल होते हैं, जो बाकी बचे हुए हैं, कैसे लेकर के पै वर्ग तक के, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन से हो गए, जैसे कैसे लेकर के पै वर्ग तक के कौन से बचे हैं, ग, घ, ड़, ये जो बच्चे हैं सारे पै मैं तक के, वो हैं, वो किस में शामिल होंगे, स घोष में। ठीक है, और इसके अलावा कौन से होंगे, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन इसमें आ चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन अभी हमने पढ़े हैं 4, चारों जो अंतस्थ व्यंजन है वो इसी में शामिल होंगे। इसके अलावा है जो वर्ण है वो भी इसमें ही शामिल होगा, किसमें, स घोष वर्णों में शामिल होगा। इसके अलावा सभी स्वर हैं, कितने स्वर हैं, 11, वो किस में शामिल होंगे, स घोष में। ठीक है, तो क्या क्या शामिल हो गए थे, कंपन के आधार पर ए घोष और स घोष दो भेद हैं। ए घोष मानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता, और स घोष के का उच्चारण करते समय कंपन होता है। ठीक है, तो वर्ग का कैसे पै वर्ग तक पहला और दूसरा व्यंजन है वो, और उसमें व्यंजन स, श, ये तीनों किस में होंगे, ए घोष में। और स घोष में कौन से होंगे, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा है कौन सा वर्ण है, उष्म व्यंजन, वो भी इसी में शामिल होगा। और सभी जो स्वर हैं वो भी किस में शामिल होंगे, स घोष में। इसके बाद में आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।